हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसके ऑथर हैं A.K. रामानुजन। एक्चुअली ये एक कन्नड़ स्टोरी है और इसे बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, तो ये इसके इंग्लिश कन्वर्जेशन है। तो आइए स्टोरी देखते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. अब ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो उन्हें कौन मैनेज कर सकता है? उन्हें सिर्फ वाइज पीपल, बुद्धिमान इंसान ही उन्हें हैंडल कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम। अब इस स्टोरी में फूल्स कौन हैं और उनके साथ क्या क्या होता है ये जानेंगे हम। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. अब ये जो स्टोरी है वो एक किंगडम के बारे में है और उस किंगडम के अंदर फूल्स कौन कौन हैं। एक तो जो वहाँ का राजा है और एक जो मिनिस्टर है, वो दोनों ही क्या है, मूर्ख हैं, इडियट्स हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अब वो जो है बाकी राजाओं की तरह अपने राज्य में थिंग्स को नहीं चलाना चाहते। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू द डे एंड डे इनटू नाइट। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो काम रात को होने वाले होते हैं वो तो दिन में करवाते हैं, और जो दिन में होने वाले होते हैं वो रात को करवाते हैं, यानी कि दिन को रात और रात को दिन में बदलना चाहते हैं। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। और इसीलिए उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि सभी लोग क्या है वो रात में जागे रहेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। और अपने खेतों को कब जोतेंगे? वो रात के समय जोतेंगे, और अपना जो बिजनेस है वो भी क्या है, जब अंधेरा हो जाएगा तभी करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और सोने कब जाएंगे वो कहते हैं कि सोने वो तब जाएंगे जब सूरज उगने वाला होगा। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। अब जो भी क्या है इसको डिसओबे करेगा, इसकी निंदा करेगा, यानी कि इसकी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे क्या है, डेथ की पनिशमेंट दे दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और इसीलिए लोगों ने वैसा ही किया जैसे राजा कह रहे थे, क्योंकि वो डेथ से डरते थे, इसलिए उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा वो किंग कहता रहा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो राजा है और उनका मिनिस्टर जो हैं, ये दोनों क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड हो गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए इस चीज़ से कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया। डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पी या प्लीज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश, प्रसन्न होना। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उसका जो एक चेला है, डिसिपल का मीनिंग होता है शिष्य, स्टूडेंट या फॉलोअर। तो एक गुरु और उसका शिष्य जो है वो उस सिटी में आए, उस किंगडम में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी। और एक ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर शहर था। बट इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। लेकिन दिन के उजाले में भी वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। बट हेयर वॉज नो वन अबाउट, यानी कि दिन का समय था और दिन का उजाला था, और काफ़ी अच्छा बड़ा शहर था, लेकिन वहाँ पर पूरे उजाले में भी कोई नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप। सभी के सभी लोग क्या थे, सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टीरिंग। और वहाँ पर इतनी शांति थी कि एक चूहा भी है वो वहाँ पर नहीं भटक रहा था। यानी कि स्टीयरिंग का मीनिंग होता है टू मूव और टू मेक समबडी मूव स्लाइटली, यानी कि हिलना डुलना। तो एक चूहा भी है वो भी हिल डुल नहीं रहा था, कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे। और जो वहाँ पर कैटल्स थी, यानी कि जो पशु थे वहाँ के, उनकी गायें वगैरह थी, उन्हें भी क्या है उसी तरह रहना सिखा दिया गया था कि आपको भी दिन में ही सोना है, रात को नहीं सोना। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered अराउंड टिल अराउंड टाउन टिल इवनिंग। अब वो दो जो स्ट्रेंजर्स थे, यानी कि एक तो कौन था, उसका गुरु, और दूसरा था गुरु का चेला। तो वो दोनों स्ट्रेंजर्स क्या थे, वो पूरा दिन वहाँ शहर में घूमे शाम तक, और तब काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस।
और वो किस चीज़ से आश्चर्यचकित हुए कि जब सारे लोग जो है शाम हुई तो सारे के सारे लोग शाम को उठ गए और अपना अपना बिजनेस करने लग गए और अपने जो भी काम थे वो सभी काम करने लग गए। द टू मैन वर हंग्री। अब वो दोनों आदमी क्या थे, काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब जो शॉप्स जो हैं वो खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो वो क्या है अपना खाना वगैरह बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेने लग गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। और जब उन्हें ये चीज़ देखी उन्होंने, तो ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित चीज़ थी। एस्टोनिशमेंट का मीनिंग होता है वेरी ग्रेट सरप्राइज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देना। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए कि हर एक जो चीज़ है उसका रेट क्या है, वो सेम है, अ सिंगल दूधू। तो हर एक चीज़ का रेट अदूदू है। वेदर दे बॉट अ मेजर और राइस और अ बंच ऑफ बनानास, कि चाहे वो कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे वो राइस खरीद लें काफ़ी सारे, चाहे बनानास के बंच गुच्छा खरीद लें, कुछ भी चीज़ खरीदें उसके लिए उन्हें एक दूधू ही पे करना पड़ेगा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, और जो गुरु और उसके शिष्य थे वो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए वापस से। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, और उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं सुना था कि हर एक चीज़ का रेट एक ही है, अलग अलग नहीं है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और उन्होंने लगभग 1 रुपये के अंदर ही अपना जो सारी चीज़ें हैं, सारी ग्रोसरीज हैं, वो खरीद ली थी। When they had cooked and eaten, और जब उन्होंने खाना बनाया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तब उस गुरु को ये रियलाइज़ हो गया था तब तक कि ये जो किंगडम है, ये राज्य है, ये मूर्ख लोगों का राज्य है, फूल्स का राज्य है। इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर, और यहाँ पर रहना उनके लिए किसी भी खतरे से खाली नहीं है या कोई भी अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सैड टू हिज डिसिपल। और अब जो गुरु है वो अपने शिष्य को क्या कह रहा है कि ये हमारे लिए प्लेस नहीं है, हमारे रहने के लिए प्लेस नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडेंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य है वो वहाँ से अब नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, और वो क्या कह रहा था कि सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, और उसे क्या चाहिए, जो भी सब कुछ चाहिए वो क्या है, अच्छी और सस्ती सस्ती चीज़ें चाहिए, सस्ता सस्ता खाना चाहिए, और वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। द गुरु सैड दे आर ऑल फूल्स, अब जो गुरु हैं वो क्या कहते हैं कि ये सभी तो क्या है, पागल हैं, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो तुम सोच रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आगे अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या हो जाए, यानी कि कहीं तुम्हारे साथ ये कुछ ना करने लग जाएं। बट द डिसिपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु की आज्ञा को वो शिष्य सुनना ही नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्टे, क्योंकि वो तो यहाँ पर अब रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और हारते हुए गुरु ने क्या कहा, डू डू वट यू वॉन्ट, कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। आई एम गोइंग, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चला गया। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a streak-eyed scrat bull. और वो शिष्य जो है वो तो वहीं रह गया, वो अपने गुरु के साथ नहीं गया, और पूरा दिन वो खाता रहता था, बनानास, घी, चावल, गेहूँ, ये सभी चीज़ें खाता रहता था। और खा खा के क्या है वो, जैसे स्ट्रीट साइड पे जो बड़े बड़े भैंस वगैरह सी नहीं होती, बुल बड़े होते हैं, तो वैसे से ही वो खा खा के मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब यहाँ पर ये एक स्टोरी का मेन पार्ट है जो स्टार्ट हो रहा है, जो इंटरेस्ट बनाएगा स्टोरी के अंदर, कि एक दिन क्या हुआ, एक जो चोर है वो मर्चेंट के हाउस में घुस गया, एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, और उसने क्या किया, दीवार में एक होल कर दिया, एक छेद कर दिया, और दीवार से अंदर की तरफ घुस गया। स्नीक्ड इन का मतलब होता है घुसना। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और जब वो चोर वहाँ से चोरी कर रहा था, अपना लूट का सामान ले जा रहा था,
और घर से बाहर की तरफ आ रहा था, तो जो वॉल थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी और वो क्या है, सीधा ही उसके सिर पर गिर गई। और सिर पर गिरने के बाद क्या हुआ, वो उसके सिर पर जैसे ही गिरी, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई उस चोर की। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। अब जो चोर का भाई था वो क्या है, राजा के पास गया और उसने कंप्लेंट की, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। अब वो क्या कहते हैं कि महाराज, जब मेरा भाई अपना पौराणिक काम कर रहा था, या एंशियंट ट्रेड यानी कि जो उनके बुजुर्गों ने भी जो काम किया था वही काम मेरा भाई कर रहा था, तब क्या हुआ, एक दीवार जो है उसके ऊपर गिरी और उसे मार दिया, यानी कि उस वजह से उसकी मौत हो गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इस वजह से ये व्यापारी है, ये ब्लेम के अंदर आता है, यानी कि इसे सजा होनी चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द wrongdoer एंड compensate द फैमिली फॉर injustice। और क्या कह रहा है वो चोर का भाई, कि इसके लिए इसे पनिश करना चाहिए, यानी कि ये जो रॉन्गडोयर है, यानी कि ये जो दोषी है, कल्प्रिट है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। एंड कंपनसेट, यानी कि इसे हमें मुआवजा भी देना चाहिए, यानी कि जो मरा है उसके बदले में इसे उसकी फैमिली को मुआवजा देना चाहिए। कंपनसेट का मतलब होता है रिफंड या रीपे, मुआवजा। तो इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए मेरे भाई के साथ, और उसे मुआवजा भी मिलना चाहिए उसकी मृत्यु का। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन। अब राजा क्या कहता है कि न्याय तो ज़रूर होगा, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समॉन द ओनर ऑफ द हाउस, और तभी क्या है, जिस घर की दीवार गिरी थी उस घर के ओनर को वहाँ पर बुलाया गया राजा के पास। When the merchant arrived, the king questioned him। और जैसे ही वो मर्चेंट राजा के पास आता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नेम क्या है बच्चे। सच एंड सच योर हाइनेस, तो वो जवाब क्या देता है, सच एंड सच, अपना नाम इस तरह से बताता है। वर यू एट द होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। और तब राजा इससे पूछता है कि जब वो चोरी हो रही थी तुम्हारे घर पे, तो क्या तुम घर पर ही थे। यस माय लॉर्ड, तब वो मर्चेंट क्या कहता है कि हाँ महाराज, मैं घर पर ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। वो मेरे घर पे घुस आया था और दीवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, तो इसलिए वो उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लेड्स गिल्टी, और अब जो दोषी है वो उससे याचना कर रहा है, उससे निवेदन कर रहा है। एक्यूज का मतलब होता है दोषी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि तुम्हारी दीवार ने तो क्या किया है, इसके भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, और इसलिए तुमने एक आदमी को मार दिया, मतलब वी हैव टू पनिश यू, और इसलिए अब हमें तुम्हारे को सज़ा देनी पड़ेगी। ये राजा कह रहे हैं बात। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब ये मर्चेंट क्या कहता है कि महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो वॉल नहीं बनवाई, दीवार नहीं बनवाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये ज़रूरी उस आदमी का फॉल्ट है जिसने दीवार चिनाई की थी, बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, और मैंने तो नहीं बनाई ये दीवार। यू शुड पनिश हिम, जिसने ये दीवार बनाई आपको तो उसे पनिश करना चाहिए। हुज दैट, तो राजा पूछता है कि वो कौन है अब। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, तो वो मर्चेंट कहता है कि महाराज, ये दीवार तो जो है मेरे पिताजी के टाइम पर बनवाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो यहाँ पर नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब राजा जो है अपने मैसेंजर्स को भेजता है, अपने संदेशवाहकों दूतों को भेजता है कि जो दीवार बनाने वाला है उसे यहाँ पर लेकर आओ। दे बोट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और वो उसे वहाँ लाते हैं, और लाते किस तरह हैं, उसके हाथ पैर बांध कर। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। और जब वो उस ब्रिक लेयर को ले आते हैं, उस दीवार बनाने वाले को ले आते हैं, तब राजा पूछता है कि अरे इधर देखो तुम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार, घर की दीवार बनाई थी इनके पिताजी के टाइम में। यस माय लॉर्ड आई डिड, तभी वो ब्रिकलेयर क्या कहता है कि हाँ जी महाराज, मैंने तो बनाई थी ये दीवार। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट,
तो वो पूछता है महाराज कि ये किस तरह की दीवार है जो तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये तो किसी इंसान पे गिर गई और उस बेचारे आदमी की मृत्यु हो गई है। यू हैव मर्डर्ड हिम, और इसका मतलब है कि तुम्ही ने उसे मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और इसके लिए हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी पड़ेगी। अब बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, और इससे पहले कि किंग जो है वो उसे ऑर्डर देता मृत्यु का। एग्जीक्यूशन आया वर्ड यहाँ पर। एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है डेथ पेनल्टी, यानी कि मौत की सज़ा। तो इससे पहले कि राजा जो है उसे मौत की सज़ा सुनाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो तभी क्या है, उस दीवार बनाने वाले ने उससे याचना की महाराज से, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि कृपया मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए अपने आदेश देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट नो गुड। मैं ये मानता हूँ कि ये दीवार मैंने ही बनाई है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा तब ध्यान इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस दिन क्या है, एक डांसिंग गर्ल जो है वो उस रोड से बार बार इधर उधर जा रही थी, कभी लेफ़्ट कभी राइट, यानी कि अप डाउन की तरफ, और अपनी जो पंजेब है, एंकलेट्स यानी कि पंजेब, उसे बार बार छनकाते हुए जा रही थी, उसकी छन छन आ रही थी बार बार। एंड आई couldn't कीप माई आइज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मेरा तब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, यानी कि मेरा दिमाग और मेरी आंखें बिल्कुल भी दीवार बनाने में तब ध्यान नहीं दे रही थी। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर ही लिव्स। और तब वो दीवार बनाने वाला क्या कहता है कि आपको ज़रूर उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए और उसे वो सज़ा देनी चाहिए, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, और तब राजा कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और अब ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो रहा है, डीप हो रहा है। यू मस्ट लुक इन टू इट, ओ सॉरी वी मस्ट लुक इन टू इट, अब हमें इससे अच्छे से देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना तो बहुत मुश्किल है। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़, और जल्दी से उस डांसर को लेके आओ चाहे वो जहाँ भी है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और कांपते हुए जो है वो दरबार में आ रही थी, कोर्ट में आ रही थी। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब राजा उससे पूछता है कि क्या तुम उस स्ट्रीट से बार बार काफ़ी साल पहले इधर उधर जा रही थी जब ये बूढ़ा आदमी वहाँ पर दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसे कभी वहाँ देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। और तब वो डांसिंग गर्ल क्या कहती है, यस माई लॉर्ड मैंने इसे देखा था, मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो मतलब तुम वहाँ से बार बार ऊपर नीचे यानी कि उस गली से इधर उधर जा रही थी बार बार अपनी पंजेबों को छनछनाते हुए। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, तो मतलब तुमने उस जब ये जवान था तब तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सॉरी तुम तब जवान थी और तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, और इसीलिए इसने अच्छी दीवार जो है वो नहीं बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और इसकी वजह से क्या है, ये दीवार जो है वो एक गरीब बेचारे चोर पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हारी वजह से क्या है, अब एक बेचारा गरीब मारा गया और इसके लिए तुम्हें अब सज़ा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, और तब उस डांसर ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, कि महाराज जरा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे अच्छे से याद है कि मैं बार बार उस दिन स्ट्रीट से इधर उधर क्यों जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, उस दिन क्या था, मैंने गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को अपना सोना बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी मेरी। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आलसी सा था, आलसी दुष्ट था। स्कॉन्ड्रल का मीनिंग होता है दुष्ट, चीटर।
a person who behaves very badly towards other people. He made so many excuses. और उसने जो है काफ़ी ज़्यादा excuses बनाए मेरे गोल्ड के लिए. Said he would give it now and he would give it then and so on all day. और तब क्या उसने कहा कि मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में देता हूँ, फिर बाद में जाती तब भी कहता था थोड़ी देर में देता हूँ, और तभी क्या है बार बार पूरा दिन यही चलता रहा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम. और तब क्या है लगभग 1 दर्जन टाइम, लगभग 12-13 बार उसने क्या है मुझे अपने घर के चक्कर लगवाए. दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिक क्लियर सॉ मी. और ये वही वक्त होगा जब इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. और इसीलिए महाराज ये कोई मेरी गलती नहीं है, ये तो ज़रूर उस सुनार की ही गलती है इसमें. पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग. और तभी क्या है उस किंग ने सोचा कि सही बात है, ये तो इसमें कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो. वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. और क्या है हमने अब विचार विमर्श करते हुए हमें आखिरकार जो रियल कल्प्रिट है वो मिल ही गया है. यहाँ पर एक वर्ड है वेइंग. वेइंग का मीनिंग होता है विचार विमर्श करना. टू कंसीडर समथिंग केयरफुली. गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग एट वंस. और तभी महाराज ऑर्डर क्या देता है कि जल्दी से उस सुनार को लेकर आओ, चाहे वो जहाँ मर्जी छुपा हो. द किंग बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ. और तब क्या है किंग के जो बैलिफ्स होते हैं, बैलिफ्स का मीनिंग होता है एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हु इज़ एम्प्लॉयड टू एक्सक्यूज राइट्स एंड प्रोसेसेस एंड मेक अरेस्टेस एट्सेट्रा. यानी कि राजा के ऐसे दरबारी, ऐसे ऑफिसर्स जिन्हें की पूरी ये छूट होती है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं एक ही आदेश पे. तो जो किंग के बैलिफ से वो सर्च करने लगे गोल्डस्मिथ को, हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी शॉप में कॉर्नर में ही छुप कर बैठा था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम. और जब उसने अपने खिलाफ ही एक्यूजेशन आरोप सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. तब क्या है उसके पास भी अपनी एक स्टोरी थी बताने के लिए. एक्यूजेशन का मीनिंग होता है आरोप, एलिगेशंस या कंप्लेंट. माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. और तब वो गोल्ड स्मिथ आता है और कहता है कि महाराज मैं तो एक बेचारा गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. हाँ ये ज़रूर सच है कि मैंने इस डांसर को उस दिन काफ़ी बार चक्कर लगवाए थे अपने घर के. आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. और मैं इसकी ज्वेलरी इसीलिए नहीं बना सका था कि उस टाइम पर एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था ज्वेलरी बनाने का, और उसने पहले अपनी ज्वेलरी कंप्लीट करके देने को कहा था. दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. और उनके घर पे क्या एक शादी थी, इसलिए वो इंतज़ार नहीं कर पाते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. और आप तो जानते ही हैं कि जो अमीर आदमी होते हैं वो उनमें बिल्कुल भी सहन क्षमता नहीं होती है, वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख सकते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall? तो अब ये पूछता है महाराज कि कौन है वो रिच मर्चेंट उसे जिसने कि इस वुमेन की, इस बेचारी पुअर वुमेन की ज्वेलरी कंप्लीट नहीं होने दी, जिसकी वजह से इसने बार बार गली में इधर उधर चक्कर लगाए, जिसकी वजह से ये दीवार बनाने वाला डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसने कच्ची दीवार बनाई. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. और जिसकी वजह से एक बेचारे गरीब आदमी पर ही एक दीवार गिर गई और वो मारा गया. कैन यू नेम हिम. क्या तुम उसका नाम बता सकते हो. अब ये सुनार से पूछ रहे हैं. द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. और जैसे ही गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया, तब ये बात सामने आई कि उसका ओरिजिनल ओनर कौन है. उस घर का, जिस घर की दीवार गिरी है उसी घर का वो ओरिजिनल ओनर है. यानी कि जिस मर्चेंट से बात शुरू हुई थी घूमकर उसी मर्चेंट पर आ गई. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल. अब जस्टिस न्याय ने जो है अपना पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया है. थॉट द किंग. ये महाराजा ने सोचा. बैक टू द मर्चेंट. और वापस घूमकर क्या उसी व्यापारी पर ही आ गई, उसी मर्चेंट पर ही आ गई बात. व्हेन ही वॉज रूडली समोन्ड बैक टू द कोर्ट. और जब उसे बुरे तरीके से राज दरबार में वापस बुलाया गया. ही अराइव्ड क्राइंग. और तब वो रोता हुआ आया.
It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. और तब ये क्या कहता है, व्यापारी क्या कहता है, रोते हुए कहता है कि ये मैं नहीं था महाराज, ये तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने वो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था और वो तो अब मर चुके हैं, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसिसिवली. और तभी क्या है, किंग है वो अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से बात करता है और अंतिम निर्णय सुनाता है अपना. डिसिसिवली का मीनिंग होता है क्लियरली या श्योरली, बिल्कुल श्योरिटी के साथ जो अपना निश्चय वो सुनाता है. इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. कि ये बात तो सच है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वही सच्चे मर्डरर हैं, लेकिन वो तो क्या अब मर चुके हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. लेकिन अब किसी ना किसी को तो उनकी जगह सजा मिलेगी ही. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस. अब जैसे कि तुमने अपने क्रिमिनल पिताजी की संपत्ति वगैरह भी तो तुम्हें मिली है, इनहेरिट किया है तुमने वो, तो उसी उनकी जो संपत्ति थी, उनके जो लक्षण थे, उनके जो गुण थे, वो सभी भी तुम्हें मिले ही हैं. इनहेरिट का मतलब होता है टू रिसीव प्रॉपर्टी, मनी एट्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें भी तो तुम्हें मिली हैं. आई नो एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू. और मुझे पहली आंख से ध्यान है, यानी कि जब मैंने पहले तुम्हें देखा था तभी से ध्यान है, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई. कि ये जो क्राइम की शुरुआत है ये तुम्हारे से ही हुई थी. मतलब पहली बार भी तुम ही आए थे कोर्ट में जब बुलाया गया था, तो इसीलिए अब तुम्हें क्या है, मरना होगा. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. तो इसीलिए उसने आदेश दे दिया कि एक न्यू स्टेक बनाई जाए. स्टेक का मीनिंग होता है एक वुडन का या फिर मेटल का पोल, काफ़ी नुकीला सा, तीखा सा, जिससे कि किसी को मारा जा सके. तो उसने ऑर्डर दे दिया एक न्यू स्केट का, जिससे कि एग्जीक्यूट किया जा सके, यानी कि इसको पनिशमेंट दे दी जाए, डेथ पेनल्टी दे दी जाए. एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड द मिनिस्टर that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. और जैसे ही सर्वेंट्स ने उस स्टेक को तीखा किया, जल्दी तैयार किया और फाइनल इम्पेलिंग के लिए, यानी कि उसे सूली पर चढ़ाने के लिए, यानी कि उसके एंड के लिए उसे लेकर आए. इम्पेलिंग का मीनिंग होता है टू पुश अ शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट थ्रू समबडी, यानी कि किसी चीज़ को सूली पर चढ़ाने के लिए उसे तैयार करना. तो उसे जैसे ही एंड पर लेकर आए, तभी मिनिस्टर्स के बाद में, मंत्रियों के दिमाग में एक बात आई कि ये जो रिच मर्चेंट तो है काफ़ी ज़्यादा पतला है और ये एग्जीक्यूशन के लिए, स्टेक के एग्जीक्यूशन के लिए सही बंदा नहीं है. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस. और तभी क्या है, उन्होंने किंग के कॉमन सेंस पे आश्चर्य किया. द किंग टू वरीड अबाउट इट. और अब क्या है, जो राजा है उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. और तब उसने पूछा कि अब क्या करें. और तभी उसके दिमाग में बात आई कि हमें क्या चाहिए, अब हमें तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो और इस स्टेक में फिट आ जाए, यानी कि स्टेक के अकॉर्डिंगली मरने के लिए फिट हो. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened him for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो अब क्या है, राजा ने उन आदेश दे दिया अपने जो सैनिक थे उन्हें कि ऐसा एक मोटा सा आदमी ढूंढ के लाओ जो कि स्टेक में फिट आ जाए. तो उसके जो सैनिक थे वो जल्दी से पूरे शहर में गए और उसकी नज़र कहाँ गई, उसके शिष्य पर, जो डिसिपल था ना, उस शिष्य पर गई, जो कि वो काफ़ी महीनों से बनानास, राइस, व्हीट, घी ये खा खा कर मोटा हो जा रहा था. तो उस मोटे से इंसान पर ही उनकी नज़र गई पूरे शहर में. What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried. और तब क्या है, वो डिसिपल कहता है कि मैंने क्या गलत कर दिया भाई, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. अब सैनिक कहते हैं कि ये बात तो सच है, लेकिन जो दरबार से, यानी कि जो
राजा से जो हमें डिक्री मिली है, यानी कि हमें जो आदेश मिला है, डिक्री का मीनिंग होता है कोई भी गवर्नमेंट या रूलर के द्वारा जो आदेश मिलता है ना, ऑर्डर, उसको कहते हैं ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ रूलर और गवर्नमेंट। तो हमें तो जो राजा से आदेश मिला हम उसी की पालना कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मोटा आदमी ढूंढ कर लाओ जो कि स्टेक के लिए फिट हो। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे कहाँ ले गए, जहाँ पर वो डेथ पेनल्टी दी जाती है, उस प्लेस पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, और तब क्या है, उसे अपने जो गुरु है उनके वर्ड से आ जाते हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। और गुरु के जो वर्ड्स है वो क्या थे कि ये एक फूल्स की सिटी है और यहाँ पर अगले क्षण क्या हो जाए पता नहीं लगेगा तुम्हारे साथ। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. और जब उसे डेथ मिलने ही वाली थी, वो डेथ का वेट कर रहा था, तभी उसने क्या है, अपने गुरु को याद किया अपने मन में, और वो क्षमा की याचना कर रहा था उन्हें, मतलब उन्हें सुन ले, उस डिसिपल को इस बात के बारे में ही सोच रहा था। द गुरु सो एवरीथिंग इन ए विजन, ही हैड ए मैजिक पावर्स। अब गुरु ने क्या है, गुरु के पास तो एक शक्तियाँ थी, वो हर एक चीज़ देख सकते थे। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और गुरु के पास तो ऐसी मैजिकल पावर्स थी कि वो दूर दूर तक भी देख सकते थे, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट ये सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। और अब क्या है, वो अपने शिष्य के पास पहुंच गए थे, अपने डिसिपल के पास पहुंच गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ गया था अपने सिर्फ फूड के लव की वजह से। स्क्रैप का मीनिंग होता है मुसीबत या उलझन, तो जिसने खुद को मुसीबत में डाल लिया था सिर्फ फूड के चक्कर में ही, तो उसके पास आ गए थे अब वो। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे गुरु, तो वो अपने शिष्य को डांटने लग गए और धीरे धीरे उससे कुछ कहते रहे। Then he went to the king and addresses him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? और तभी क्या, वो अचानक से राजा के पास गए और उसे कहने लगे, ओ राजाओं के बुद्धिमानों के राजा, मुझे एक बात बताइए कि बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य है? तो राजा कहते हैं, ऑफ कोर्स द गुरु, कि गुरु है वो भी बड़ा, वही बड़ा होगा, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, ये चीज़ तुमने क्यों पूछी? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी। तो वो गुरु क्या कहता है, तो पहले मुझे स्टेक पर लटकाइए, यानी कि पहले मुझे जो डेथ पेनल्टी है वो दीजिए, उसके बाद मेरे शिष्य को मारिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. और जैसे ही डिसिपल ने, उस शिष्य ने ये बात सुनी, तो उसे समझ आ गई थी इस चाल के बारे में, तो वो भी क्या है, क्लैमर करने लगा, यानी कि वो भी क्या है, उस चीज़ की ज़ोरदार मांग करने लगा, डिमांड करने लगा, मी फर्स्ट, की नहीं, पहले मुझे मारिए। क्लैमर का मीनिंग होता है टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, यानी कि गुस्से में किसी चीज़ की मांग करना। यू बॉट मी हेयर फर्स्ट, कि आप मुझे यहाँ पहले लाए थे, तो पहले मुझे डेथ दीजिए, मेरे गुरु को नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य के बीच में बहस होने लगी थी कि पहले कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और जो राजा है वो इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। और तभी वो परेशान होकर उस गुरु से पूछते हैं कि तुम क्यों बनना चाहते हो भाई, हमें तो एक मोटा आदमी चाहिए था जो कि एक स्टेक में फिट आ सके। वाई यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। और तभी गुरु क्या कहते हैं कि आपको इस तरह के प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है, आप तो सिर्फ मुझे पहले डेथ दीजिए। वाई देयर सम मिस्ट्री है। और तब वो राजा पूछता है कि क्यों, तो गुरु क्या कहता है कि इसमें एक मिस्ट्री है, इसमें भी एक राज है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक द मी अंडरस्टैंड, और एक बुद्धिमान आदमी होने के ओहदे से आपको मुझे समझना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, कि क्या आप मुझे पहले डेथ देंगे अगर मैं आपको बता दूंगा? ये गुरु कहते हैं राजा को। द किंग गेव हिम द सोलेमन वर्ड, और तभी क्या है, राजा जो है उन्हें सीरियसली ये बात कहते हैं, यानी कि अपने वर्ड्स
अब गंभीरता से बात कह देते हैं, आप एक प्रॉमिस मान सकते हैं इसे कि प्रॉमिस दे देते हैं। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। और तब क्या है, वो राजा को एक दूरी पर ले जाते हैं, कुछ दूरी पर, जहाँ पर कि सर्वेंट्स को ना सुनाई दे, एंड विस्पर टू हिम, और उसे धीरे से कहते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। ये क्या आप जानते हैं कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। कि हम पूरे देश विदेश में घूमे हैं, पूरी दुनिया घूमे हैं हम, लेकिन हमने आज तक ऐसी सिटी नहीं देखी और आप जैसा राजा नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। कि ये जो स्टेक है ये बिल्कुल नई है और एक गॉड की जस्टिस वाली स्टेक है, और इस पर आज तक कोई क्रिमिनल नहीं इससे मारा गया, यानी कि नई स्टेक ही है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of the country। और इससे जो भी पहले मारा जाएगा वो पहले इसका राजा बनेगा इस कंट्री का। एंड whoever goes next will be the future minister of the country। और जिसे दूसरी बार मारा जाएगा इससे, वो क्या होगा, इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। We were sick of our ascetic life। हम जो हैं अपने सन्यासी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और अगर हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री बन जाएंगे तो हमें ज़रूर एन्जॉय मिलेगा, यानी कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। और तभी क्या है, गुरु कहता है कि जैसे आपने अभी प्रॉमिस किया था, अपने वर्ड्स दिए थे, तो महाराज पहले मुझे डेथ दीजिए, जैसे आपने कहा था, तो हमें डेथ दीजिए और पहले मुझे डेथ दीजिए, रिमेंबर रखिएगा ये। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। और तब क्या है, राजा गहन विचार में चले गए। ही डिडेंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब राजा जो हैं वो किसी और के हाथ में तो ये राज्य देना नहीं चाहते थे अपनी अगली ज़िंदगी में। ही नीडेड टाइम, इसलिए उन्होंने कुछ समय लिया। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और तब क्या है, उन्होंने जो डेथ पेनल्टी थी वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी राजा ने, अगले दिन तक के लिए। और तभी क्या है, अपने मिनिस्टर से इस बारे में सीक्रेटली बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और तब वो बात क्या करता है अपने मंत्री से कि ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये सही नहीं होगा कि अगर हम अपना राज्य किसी और के हाथ में दे दें अगली ज़िंदगी में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो अब राजा का विचार क्या होता है, राजा क्या कहता है अपने मंत्री को कि चलो हम उस स्टेक से मर जाते हैं और अगले जन्म में फिर से क्या है, हम किंग और मिनिस्टर बनकर आएंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज। और तब वो क्या कहता है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, मिस्टर एग्रीड। और इस बात से क्या है, वो मंत्री भी क्या है, एग्री कर जाता है, एग्रीड हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूनियर्स, यानी कि अब जो डेथ पेनल्टी देने वाले होते हैं उन्हें राजा कहता है, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि हम जो है आज रात को ही क्रिमिनल्स भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, कि जब पहला आदमी आएगा तो पहले आप उसे डेथ दीजिएगा। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जैसे ही दूसरा आदमी आएगा तो उसके साथ भी आपको ऐसा ही करना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, और यही मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात को क्या है, जो राजा है और उसका मंत्री क्या है, सीक्रेटली उस प्रिजन में जाते हैं, जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और उस गुरु और चेले को तो रिलीज कर देते हैं। डिसग्यूज देमसेल्फ एज द टू, और उनकी जगह उनके बदले में खुद ही आ जाते हैं। डिसग्यूज का मीनिंग होता है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ समबडी सो दैट द पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, यानी कि बिना किसी को भनक लगे ही उन दोनों की जगह खुद आ जाते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और वो क्या है, जैसे गुरु और शिष्य को वहाँ जाना था तो उसी तरह वो अरेंज होकर जाते हैं उनके सामने, लॉयल सर्वेंट्स के सामने, और एक एक करके क्या है, उनको मृत्यु दे दी जाती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सीन आया जिसमें राजा और मंत्री तो यहाँ जेल के अंदर हैं और ये गुरु और शिष्य जो है वहाँ से जा रहे हैं।
When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब वो बॉडीज जो थी, डेड बॉडीज जो थी, अगले दिन कौओं, चील और गिद्धों को फेंकने के लिए जा रही थी, तब लोगों को देखकर हैरानी हुई. दे saw बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर. और हैरानी उन्हें देखकर किस बात की हुई थी कि जो डेड बॉडीज थी वो उसमें से एक राजा की डेड बॉडी थी और दूसरी किसकी थी, उसके मंत्री की. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. और अब जो पूरा राज्य था वो कन्फ्यूजन में ही आ गया था. ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. और पूरी रात क्या है, सब लोग एक दूसरे से बातें करते रहे, उदास से होते रहे और अगले मतलब आगे अब राज्य में क्या होगा उसके बारे में सोचते रहे. मॉर्न का मीनिंग होता है टू फील एंड शो ग्रेट सैडनेस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उदासी दिखाना. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और तभी क्या लोगों को क्या ध्यान आया, उस गुरु और शिष्य के बारे में ध्यान आया जो कि उस टाइम बिना इतला किए, बिना किसी को बताए वो शहर छोड़ने वाले थे. तब उन्हें जाकर मिले वो. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. और तब लोगों ने क्या कहा कि हमें तो राजा और मंत्री चाहिए. सैड समवन, अदर्स एग्रीड. और तभी एक ने बात कही थी और तभी सभी इससे सहमत हुए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. और तब क्या है, लोगों की याचना क्या थी कि जो गुरु है वो राजा बन जाए और जो डिसिपल शिष्य है वो मिनिस्टर बन जाए. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूट द डिसिपल. अब जो डिसिपल था, शिष्य था, उसे तो मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसे तो परस्यूट कर लिया, लोगों ने समझा दिया. बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु. लेकिन गुरु को समझाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लग गया. परस्यूट का मीनिंग होता है समझाना. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. और आखिरकार क्या है, गुरु और शिष्य दोनों ही मान गए उस मूर्ख राजा की जगह और मूर्ख मिनिस्टर की जगह किंगडम पर रूल करने के लिए, राज्य पर रूल करने के लिए. ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. और वो किस बात से एग्री हुए कि अगर वो पुराने लॉज हैं, पुराने जो सभी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन सभी को कैंसिल कर दिया जाए और वापस वैसे हो जाए राज्य. फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे. और उसी क्षण से क्या हुआ, रात वापस ही रात हो गई और दिन जो था वो वापस दिन हो गया. मतलब अब रात को सोने का ही काम होता था और दिन में बिजनेस और खेती वगैरह काम होता था. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दूधू. और सभी कुछ एक दूधू में नहीं मिलेगा. इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस. और जैसे बाकी जगह पर होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग रेट होता है, वैसे ही यहाँ पर चलेगा. तो इस तरह की स्टोरी थी जिसमें कि एक फुलिश किंग और उसका फुलिश मंत्री था, मिनिस्टर था. तो ये किंग और मिनिस्टर की फुलिशनेस की वजह से ही वो दोनों क्या है, मारे गए हैं. और ये एक कन्नड़ फोक टेल थी जिसके ऑथर हैं ए के रामानुजन ने मीन्स ये स्टोरी जो है ऑथराइज़ की है, यानी कि लिखी है. तो उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी. तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी है. और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो न्यू अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें. थैंक यू.